So hello everyone, this is CS Anita Sarafi, your friend, mentor and coach. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है। हमारे साथ आज जुड़े हैं सीए नितिन जैन, हु हैज गॉट ऑल इंडिया रैंक 2, जो अगेन आपको गाइड करने वाले हैं कि आप भी किस तरीके से सीए एग्जाम्स के अंदर रैंक ला सकते हैं, रैंक की कोशिश कर सकते हैं। सो वेलकम नितिन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट्स। Thanks, sir. So Nitin is very, very busy right now because again he must be going through a lot of interviews, campus की तैयारी, and ये जो moments हैं अपने आप में इसका celebration तो बनता ही है। So नितिन, हम चाहते हैं कि ये जो इंटरव्यू हो बहुत ही एजुकेटिव इंटरव्यू हो और बच्चे सीख पाए आपसे। बच्चों को एक्चुअल में आपने जो स्ट्रैटेजीज फॉलो करी हैं, जो टिप्स फॉलो करे हैं, बच्चे सीख पाए आपसे, राइट? सो नितिन, अगर रैंक की बात करें तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जितना मैंने देखा है कि हर एक रैंकर क्या करता है कि यार 8 में से 3-4 सब्जेक्ट उसके मेन यूएसपी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं कि वो 3-4 सब्जेक्ट्स में अगर एकदम अच्छे मार्क्स आ गए, 80 प्लस आ गए, तो जाके वहां रैंक के चांसेस बन जाते हैं। तो किन किन पेपर्स के अंदर आपको 80 प्लस आए, या फिर टॉप 4 अगर हम बात करें कि द टॉप 4 सब्जेक्ट्स जिसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स आए? तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स आईडीटी में आए 94, द सेकंड हाईएस्ट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट 92, एंड थर्ड हाईएस्ट एफआर 85, एंड फोर्थ हाईएस्ट इकोनॉमिक लॉ 80 मार्क्स। ओके, सो दिस आर द 4 सब्जेक्ट जिसमें आपको 80 या 80 से ज्यादा मिला है। इकोनॉमिक लॉज एंड एफआर में 80 प्लस मिला है, मैं बोल सकता हूँ, एंड जो आपके आईडीटी एंड एसएफए में वहां आपको 90 प्लस मिला है, राइट? तो अगर आप रैंक वगैरह के लिए टारगेट कर रहे हैं तो बहुत जरूरी होता है कि आप अपने मार्केट जोन भी कहीं ना कहीं डिसाइड करें कि भाई ठीक है, यहाँ मैं 90 प्लस ला सकता हूँ, या कि किस सब्जेक्ट में मेरी स्ट्रेंथ है और किस में मैं स्कोर कर सकता हूँ, तो उसमें ट्राई करें कि फिर उसे 80 प्लस या 90 प्लस ले जाए। राइट। एंड आप देखें, अगर आप नितिन का पैटर्न देखें, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दैट फर्स्ट ग्रुप में इसने 2 सब्जेक्ट टारगेट किया है एंड सेकंड ग्रुप में इसने 2 सब्जेक्ट टारगेट किया है। सो दैट्स वेरी स्मार्ट। सेकंड ग्रुप में ही टारगेटेड फॉर आईटीटी एंड इकोनॉमिक लॉज, एंड फर्स्ट ग्रुप में ही टारगेटेड फॉर एफआर एंड एसएफएम। तो अकॉर्डिंगली 2-2 सब्जेक्ट इसने टारगेट कर लिए कि भैया इसमें तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बाकी में भी आएंगे, लेकिन ये मेरे को रैंक दिला सकता है। हाँ, यही था कि एक्चुअली और मेनली ये थोड़े प्रैक्टिकल भी है एंड स्कोरिंग भी है, मतलब इसमें स्कोर करना पॉसिबल भी है एज कम्पेयर टू लो एंड ऑडिट। एक्चुअली मैंने यही किया कि इसमें टारगेट करता हूँ, इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। राइट। एंड आईडीटी के अंदर तो आई थिंक यू हैव गॉट ऑल टाइम हाईएस्ट 94। ओके, सो अलग से मैं लास्ट में कहूंगा आपसे कि भाई आईडीटी में क्योंकि ऑल टाइम हाईएस्ट हैं, तो आईडीटी में 2 मिनट आप बच्चों को टिप दे दें, और क्योंकि इकोनॉमिक लॉस मेरा सब्जेक्ट है तो 2 मिनट अगेन बच्चों को टिप्स दे दें। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो भाई अपने को इस वीडियो के अंदर ये चीज क्रिएट करनी है कि जो बच्चा रैंक लाना चाहता है वो कहीं ना कहीं एक लेसन ले सके, यार मैं एडिशनली क्या कर सकता हूँ रैंक लाने के लिए। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि डोंट बी ए कॉपी कैट, नकल नहीं करना अपने को, लेकिन जहां सीखने को मिल सकता है वहां सीखना है। तो नितिन, क्लासेस आपने कब तक कंप्लीट कर लिया? उसके बाद सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट होता है ना यार, रिविजन करना, कि 8 सब्जेक्ट है यार, तो 8 सब्जेक्ट तो कोचिंग लेना है, फिर रिविजन करने हैं, 8 सब्जेक्ट को इतना चलाना है कि एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट को काफी टाइम तक टच नहीं किया तो भूलने लग जाते हैं अपन। तो हाउ यू बैलेंस, मेंटेन दैट बैलेंस? क्लासेस कैसे कंप्लीट करी, फिर रिविजन के लिए आपने क्या करा, हाउ यू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑल द 8 सब्जेक्ट? प्लीज गाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टारगेट यही था कि एग्जाम लिस्ट जब मैं जाऊँ लास्ट 4 to 5 मंथ, उससे पहले मैं अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लूँ। मैंने अपनी फर्स्ट ईयर के एंड से क्लास स्टार्ट की एंड एक्चुअली 14 to 15 मंथ्स में क्लासेस सारी कंप्लीट की। तो मेन उसके बाद टास्क यही था कि लास्ट 5 मंथ्स का जो लीव्स मिली हैं उसमें रिवीजन प्लान करने थे कि किस सब्जेक्ट का कितना रिवीजन प्लान करना है और किस सीक्वेंस में करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही एक्सेस किया कि मेरे किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और किस में थोड़ा वीक हूँ। तो उसके बाद मुझे लगा कि एफआर एसएफएम आई थिंक इनमें मैं स्कोर कर सकता हूँ, मतलब इसमें इतना मल्टीपल रिविजन की वो नीड नहीं है जितनी ऑडिट एंड लो अदर थ्योरी सब्जेक्ट में है। तो मैंने ऐसे ही प्लान किया कि मैंने अपना एफआर और एसएफएम का रिविजन थोड़ा कंप्लीट जल्दी किया, और उसके बाद ऑडिट एंड लो पे फोकस किया कि ऑडिट लो कैसे पढ़ना है। तो मेन यही था कि मैंने फर्स्ट डिवीजन में ये कर लिया था कि एक्चुअली सेकंड डिवीजन करूंगा तो किस नोट्स का यूज़ करना है। लास्ट डे 1.5 डेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, साथ ही साथ कि साथ में 1.5 डेज की भी तैयारी करता चलूँ, उसमें भी मैं रिवीजन कर पाऊँ। तो जो फर्स्ट रिवीजन था, जब मैंने उसी टाइम अपने हैंड रिटन नोट्स स्टार्ट कर दिए बनाने साथ साथ बुक्स के पढ़ते हुए कि ये हाँ समरी नोट्स हो जाएंगे जो मुझे लास्ट 1.5 डेज में काफ़ी हेल्प करेंगे। और बीच में भी अगर जैसे टाइम मिलता था तो मैं पढ़ लेता था कि एक दिन निकाल के कि हाँ वो पढ़ लेगी, जिससे सब्जेक्ट कंटिन्यूस टच में रहे। मतलब ऐसा ना हो कि ऑडिट लो काफ़ी टाइम पे मिस हो जाए कि काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है तो रिवाइज नहीं हो पा रहा है।
तो ऐसे मैंने फर्स्ट डिवीजन का प्लान किया। और उसके बाद ये रहता था साथ में, जब सेकंड डिवीजन की आई टाइम, तो ये रहता था कि साथ में नोट्स के साथ साथ पास से पेपर्स या एमटीपीस की भी प्रैक्टिस करूँ। और ये देखूं कि मतलब जो आंसर मैं कर पा रहा हूँ उनको चेंज तो नहीं आई से ऐसे कि ट्राई टू मैच विद द आईसीएआई आंसर, कि मैं उसकी जो अपना सेकंड डिवीजन है उसी पे फोकस करूँ, कि जो मैं आगे के रिवीजन प्लान करूँ फिर उसमें ये ना हो कि मुझे एंड में जाके लगे कि जो मैंने फर्स्ट सेकंड डिवीजन किए हैं वो आईसीएआई के पैटर्न से मैच ही नहीं होते। तो वही रहा कि मैं आईसीएआई के पैटर्न पे ही बेस रहा। तो देखो यार, इसमें आप सबके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है कि जब आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप आज तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ आज का ना सोचें, अभी से ये सोच लें कि यार एग्जाम से पहले वो जो 1.5 डेज होने वाला है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आज मैं मेहनत कर लूं बट 1.5 डेज पहले रिवाइज ना कर पाऊं, तो वो मेहनत खराब हो जाएगा। तो आज के आज पढ़ाई करते वक्त आपने सोचनी है कि 1.5 डेज पहले कैसे रिवाइज करना है, क्या नोट्स यूज करना है, कैसे रिवाइज करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको आज के आज डिटरमाइन करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नॉर्मली अपन क्या सोचते हैं, अरे यार एफआरएसएम जो है ठीक है यार, एफआरएसएम में बहुत टाइम चाहिए, ऑडिट लॉ में टाइम नहीं चाहिए। बट इवन दो नितिन जैन का आप देख सकते हो कि यार ठीक है टॉप 4 के अंदर ऑडिट लॉ नहीं था, बट इसको पता था कि बॉस रैंक लाना तो मार्क्स तो वहां भी जस्टिफाइड लाने होंगे, जस्टिफाइड मार्क्स नहीं आए तो रैंक नहीं आएगा। बोलकर इसने क्या करा, बाकी सब्जेक्ट्स को पहले खत्म करा कि नहीं यार ऑडिट लॉ में टाइम देना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली इसने बाकी सब्जेक्ट्स को पहले निपटा लिया ताकि ऑडिट लॉ में भी टाइम दिया जा सके। या मेन यही था कि पहले एफआरएसएम करके ऑडिट के लिए टाइम अलॉट कर सकूँ कि कितना टाइम पे दे सकता हूँ ऑडिट को। तो ये ट्राई किया कि मैक्सिमम टाइम दूँ और फर्स्ट डिवीजन काफ़ी मतलब ऑडिट का अच्छे से करूँ और साथ में नोट्स की प्रिपेयर करूँ, ऊपर की जो एग्जाम में काफ़ी हेल्प करे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नितिन, जैसे सारे क्लासेस के अंदर आपको आपके जो टीचर्स हैं, टीचर्स के बुक्स मिले हैं, राइट? आपके टीचर्स ने आपको नोट्स या प्रोवाइड किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आईसीएस स्टडी मटेरियल आपने रेफर किया क्या? अगर किया तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में किया? तो मेनली व्हाट मैंने मोस्ट किया? हाँ मेनली आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल था मैंने सारे सब्जेक्ट्स में किया एक्सेप्ट डीटी एंड आईडीटी, क्योंकि मेन यही था कि आईसीएआई के एग्जाम्स क्वेश्चन काफ़ी, अब न्यू स्टडी मटेरियल भी अपडेट हुआ था तो उसमें न्यू क्वेश्चन काफ़ी ऐड हुए थे। और फॉर थ्योरी सब्जेक्ट आई थिंक ऐसे स्टडी मटेरियल इज मस्ट, कि हमें वो करना ही चाहिए क्योंकि उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स रहते हैं वहाँ। तो मैंने एफ आर एस एफ एम सारे पहले स्टडी मटेरियल से किए कंप्लीट क्वेश्चन, और उसके बाद आईसीआई के पास के जो पेपर वेपर थे वो भी देखे। ओके। नितिन आप एक चीज गाइड करना, जैसे जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, अब जैसे प्रैक्टिकल्स में आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, राइट? ऑब्वियसली इकोनॉमिक लॉज में भी 80 आया है, बट स्टिल इन प्रैक्टिकल्स यू हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स। तो प्रैक्टिकल्स में यार जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, एग्जाम से पहले 1.5 डेज में कैसे करें? यस, एक्चुअली एग्जाम से पहले यही था मेरा कि मतलब उस टाइम मैंने इतने मल्टीपल प्रैक्टिस नहीं की रिटर्न की। उससे पहले जो प्रैक्टिस रिटर्न की कर ली थी वो मैंने थर्ड डिवीजन जो लास्ट डिवीजन किया था उसमें बहुत की थी कि टाइम मैनेजमेंट की पेपर में कंप्लीट कर पा रहा हूँ या 3 आवर्स में या नहीं। लास्ट डे पे मेन यही फोकस था कि एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कर लूँ और एक्चुअली थोड़ा बहुत बुक पे ही मतलब साइड में सोल्व वोल्व करके देख लूँ कि हाँ हो रहे हैं या नहीं। तो एग्जाम से पहले जो 1.5 डेज था उसमें आपका फोकस रहता था कि सारे क्वेश्चंस जो आपके टीचर ने कराया है सबको गो थ्रू करना है, या आपने क्वेश्चंस हाँ, वगैरह मार्क कर रखे थे अपने लिए? इसलिए मेनली इंपॉर्टेंट तो मार्क्स थे कि पहले ये था कि जो फर्स्ट स्टार मार्क्स क्वेश्चन है इन्हें देख लूँ और उसके बाद टाइम बचता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊँ जो सेकंड मतलब प्रायोरिटी पे थे। ओके, तो पहले से मार्क कर रखा था, राइट? हाँ, ये सेकंड डिवीजन में जब किया था तो उस टाइम मार्क करते हुए चल रहा था कि ये मुझे लास्ट बार भी देखने हैं, मतलब एग्जाम से पहले कुछ जैसे हार्ड क्वेश्चन होते हैं या एम्बिगियस टाइप होते हैं तो। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते थे, सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो ऑडिट करते थे क्वेश्चंस की या लिख कर देखते थे? अगर लिख कर देखते थे तो सारे क्वेश्चंस लिख कर देखते थे, या फिर एक रेशियो था कि यार इतना देख ऑडिट कर लूंगा, इतना लिख के करूंगा? ये मेनली एक्चुअली ट्राई ये रहता था कि मैक्सिमम क्वेश्चन लिख के ही सोल्व करूँ। और एक्चुअली अगर जो भी क्वेश्चन मतलब छोड़ता भी था जो कॉपी पे नहीं करता था वो बुक पे ही साइड में मतलब लिख के सोल्व कर लेता था कि एज ए टाइप की रफ वर्क टाइप। ओके, सो आप देखो अगेन नितिन से आपको सीखने को मिल रहा है कि यार एक तो रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तो मस्ट है ना? ऑडिट लॉ में भी हालांकि एडवाइस यू कि आप लिख कर देखें जरूर। एंड उसके अलावा एक चीज अपने को नितिन से सीखने को मिला कि यार आपका आईसीए का स्टडी मैट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स में भी आपने देख लेने चाहिए क्योंकि आपके टीचर ने कितने भी क्वेश्चंस कराए हो, कम से कम जो आईसीए स्टडी मैट में क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से, तो उसको इंपॉर्टेंट मान के दूसरी बार कर लो। हाँ, बेसिकली एक ये भी फायदा रहता है कि उसमें ना एक सेकंड भी मिल जाता है क्वेश्चन का, कि बुक से अलग कोई ऐसा लगता है कि नया क्वेश्चन देखा है तो हम इसे सोल्व कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सेम ही होता है बट हाँ उसको लगता है कि हाँ थोड़ा नया है और सेम बुक बुक चेंज होने की वजह से।
और एक चीज नितिन ने यहाँ बहुत अच्छी बोली कि थ्योरी सब्जेक्ट में स्टडी मैट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना यार, दो चीजें होती हैं, दो ऑब्जेक्टिव होता है देखना। एक तो आप ये देख लेते हैं कि यार आपके टीचर ने नहीं कराया, कुछ एडिशनल है तो देख लूं, और दूसरा हाँ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, जो नितिन ने बताया कि बहुत ऐसे कीवर्ड्स मिल जाते हैं ना आईसीएस स्टडी मैट के अंदर जो कहीं और नहीं होता प्रैक्टिकली। तो वो जो कीवर्ड्स है ना, आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करो कि यार ठीक है, दिस इज द कीवर्ड, दिस आर गुड सेंटेंसेस, सम गुड सेंटेंसेस। आप फॉर एग्जांपल ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स से देखोगे तो ऐसे ऐसे आपको फ्रेजेस मिल जाएंगे कि आप मार्क कर सकते हो हाँ कि यार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं ये 3 फ्रेज यूज कर सकता हूँ, मैं ये 3 या लाइन यूज कर सकता हूँ। हाँ मेनली वो काफ़ी हेल्प करते हैं। क्लोज के बाद वो दे रखते हैं 2-3 लाइनें, जो हमें ये होता है कि एग्जाम पे में कोट कर देंगे, तो एग्जाम क्वेश्चन अच्छा लगेगा, फ्रेम हो जाएगा प्रेजेंटेशन वाइज। अब जैसे आपने स्टडी मैट का बताया नितिन, तो आपके स्टडी मैट के इंस्टेंस से मुझे एक अपना इंस्टेंस याद आता है कि जैसे आपने इनफैक्ट बताया कि डीटी आईडीटी में आपने यूज नहीं किया स्टडी मैट, राइट? या बट आईडीटी का स्टडी मैट मैंने अपने टाइम में, आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ एक दिन यूज किया था, एक दिन। और उस एक दिन जो मैंने स्टडी मैट को यूज किया ना आईडीटी का, उसकी वजह से मुझे उस पेपर में 70 आ गए। दैट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स ऑफ आईडीटी इन द हिस्ट्री। एक्चुअली मैं यही कहता हूँ, टाइम मिले तो मतलब वो भी रेफर करना चाहिए, क्योंकि बस थोड़ा टाइम की वो थी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था कि आईडीटी आए थे। उसका रीजन क्या है, मतलब मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट लॉ, डीटी आईडीटी, हर जगह जब हम लोग लॉ का पार्ट पढ़ते हैं तो अपने को एक वर्ड देखने को मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फॉलोइंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, राइट? कि तो ये चीज बहुत कॉमन है, हर जगह आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो एक बार मैं आईडीटी का स्टडी मैट गो थ्रू कर रहा था एज स्टूडेंट, मैंने देखा वहां पे उन्होंने यूज किया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम। या मैंने बोला भाई ये क्या चीज है? फिर देखा यार, दिस इज द लैटिन एक्सप्रेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मैंने बोला भाई ये तो बहुत काम की चीज है। और मैंने ऑडिट लॉ, डीटी आईडीटी, हर जगह जहां भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड था, हर जगह लिख लिया प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम। मैंने बोला बहुत काम की चीज है भाई, हर जगह यूज करके आएंगे। और पता चला कि आईडीटी के अंदर पेपर वाज एक्सट्रीमली टफ, और वो एपिलेट वाला क्वेश्चन भर्ती पड़ा था, और 3-4 जगह तो मैंने वो वर्ड यूज कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम मस्ट बी फॉलोड। सो दैट्स हाउ हाँ क्रूशियल द स्टडी मैट इज। अब जैसे पहले ना या इसी एचएससी वगैरह जब लिवाई जब हो रहा है वहां पे प्रैक्टिकल सम्स में, तो स्टडी मैट में उन लोगों ने ये भी दे रखा था कि इसी कौन सा सेक्शन ऑफ फाइनेंस एक्ट के तहत लग रहा है, एसएचसी कौन सा सेक्शन ऑफ फाइनेंस एक्ट के तहत लग रहा है। मैंने बोला यार ये तो कोई टीचर नहीं बताता, और ये तो प्रैक्टिकल, हर प्रैक्टिकल में इसी एसएचसी का पार्ट आता है, मैंने उसको उठा लिया वहां से। हमें ये काफ़ी हेल्प मिलती है, कुछ न्यू चीज़ सीखने को ही मिलती है मतलब स्टडी में जब पढ़ते हैं। और वो काफ़ी एग्जाम में अगर हम कोट करें तो एक ना सेपरेट इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ इसने कुछ अलग पढ़ा है एज कम्पेयर टू एग्जैक्टली। अदर्स। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार स्टडी मैट जरूर यूज करें। उसके बाद नितिन आपने टेस्ट वगैरह कुछ दिया था? क्योंकि रैंक के केस में यार थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टाइम निकालना, सब कुछ करना, तो टेस्ट वगैरह कुछ दिया था? एक्चुअली मैंने एक टेस्ट सीरीज की थी ज्वाइन, बट एक्चुअली मैंने उसके थ्योरी नहीं बट प्रैक्टिकल दिए थे टेस्ट। ये प्रैक्टिकल मेरा यही मेन फोकस था कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कि पेपर छूटे ना पेपर एग्जाम में जाके, क्या टाइम 100। एग्जैक्टली exactly. अब जैसे कि आप देख सकते हैं यार, अपन जब एवरेज मार्क्स लेकर आते हैं ना, तब अपन कहते हैं सर टाइम नहीं मिलता टेस्ट देने में। लेकिन आप देखो नितिन को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कितने बेहतरीन मार्क्स आए हैं, एंड ही गिव टेस्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हम ही देखें यार, तो जैसे अपने माइंड का टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म है, तो हर बार 3-4 रैंकर्स वहीं से निकल के आ जाते हैं। क्यों? उन टेस्ट से इतना फायदा होता है। तो यार टेस्ट कहीं से भी दो, अपने होम टाउन में दो, जहां तुमको रिलायबिलिटी लगती है वहां से दो, मगर टेस्ट जरूर दो यार, टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीआई के मॉक टेस्ट दो, कोई एक अच्छा टेस्ट पेपर्स का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके वहां से टेस्ट दें, बट मेक श्योर करें कि यार आप टेस्ट जरूर दें। दैट इज अगेन समथिंग वेरी वेरी या इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा नितिन, जैसे कि आपने बताया यार आईडीटी के अंदर आपको 94 मार्क्स आए, मतलब रिमार्केबल, ऑल टाइम हाईएस्ट इन आईडीटी। तो 2 मिनट के अंदर आप कुछ भी अगर टिप शेयर करना चाहें बच्चों के साथ, स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहें कि आप क्या यूनिक कर सकते हैं आईडीटी में? हाँ एक्चुअली मेन तो यही था कि मैं सबसे ज़्यादा आईडीटी में एमसीक्यूज पे फोकस करता था, तो उससे थोड़ा ये होता था लिंकेज मिलती थी डिफरेंट कॉन्सेप्ट की। तो उसके बाद लिंकेज की हेल्प से उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जब बाकी सोल्व करता था तो काफ़ी हेल्प मिलती थी। और साथ साथ में मैं ये करता था, जो चैप्टर्स होता था उसके समरी चार्ट्स बना लेता था कि एक तो 1 या 2 पेजेस में समराइज कर लूँ माइंड मैप के लिए। तो उससे ये होता था कि जब मैं लेके बैठता था तो एक्चुअली 1 डेज में कंप्लीट में डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लेता था, तो फिर इंटरलिंकेज में भी काफ़ी हेल्प मिलती थी। और फिर यही था कि जिसके भी क्वेश्चन पेपर सोल्व किए एमटीपीज एंड आरटीपीज, तो उससे प्रेजेंटेशन स्किल्स काफ़ी बढ़ी। एक्चुअली पेपर में यही हुआ कि मतलब ये आइडिया था कि आप इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग कैसे करनी है, और कुछ जैसे नए पॉइंट्स आते थे जो मतलब वैसे नहीं पता था, बट क्वेश्चन करने के बाद पता चले हाँ क्वेश्चन में ये भी करना होता है, तो वो मैं एग्जाम में प्रेजेंट करा के आया। तो आई थिंक उससे भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। आप देखो यहाँ बच्चों को मैं एक चीज गाइड करना चाहता हूँ, हर सब्जेक्ट की ना अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है।
जैसा नितिन ने बताया आईडीटी के लिए, तो आईडीटी में ही फोकस है लॉट ऑन एमसीक्यूज। तो डीटी आईडीटी में एक्चुअली यार एमसीक्यूज करने से बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि क्या होता है टॉपिक्स की इंटरलिंकिंग, वो प्रैक्टिकल असेसमेंट, बहुत कुछ होता है। लेकिन वही ऑडिट लॉ पे आप जाओगे, वहां आपको एमसीक्यू से उतना फायदा नहीं होता, वहां आपको कॉन्सेप्ट और डिस्क्रिप्टिव से ज्यादा फायदा होता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनानी होती है। एंड जैसे कि नितिन टोड प्रेजेंटेशन में काम किया था, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट नॉट ओनली आईडीटी, डीटी, ऑडिट, लॉ, हर किसी में यार वो प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? So that was something that worked. And बाकी सेक्शन नंबर्स, केस लॉ के नाम, हाँ नंबर, मेन एक्चुअली वो यही था, प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चन देखते देखते कि इंपॉर्टेंट पता चल जाता था। जो पास से में आते थे कि मोस्टली क्वेश्चंस वही उसके अराउंड ही फ्रेम होते हैं सेक्शंस के, तो वो सेक्शन नंबर तो याद ही हो जाते थे। उसके साथ साथ कुछ रूल्स भी याद रह जाते थे, एडिशनल वो एडिशनल इम्पैक्ट देते थे कि हाँ इसे रूल्स भी पता है, तो काफी हेल्प किया है। राइट। अच्छा एक चीज बताना आप नितिन, जैसे आप जब रिवाइज करते थे, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी टेकिंग ऑल द प्रैक्टिकल्स एट अ टाइम और वन प्रैक्टिकल वन थ्योरी एट अ टाइम? आप किस तरीके से रिवीजन करते थे? एक्चुअली पहले मेरे यही था कि मैं एक सब्जेक्ट एक टाइम पे ही करता था स्टार्ट, ट्राई टू फिनिश, मतलब कि 2 या 3 दिन में खत्म कर दूँ। और यही होता था मेनली प्रैक्टिकल को, तो सबसे ये करता था कि सबसे पहले प्रैक्टिकल से स्टार्ट करता था, उससे खत्म करके फिर ये देखता था कि जो मैंने नोट किया था कि मतलब 1 मंथ किया था, तो मेरा प्रैक्टिकल 5 to 6 दिन में जितने हो गए, उसके बाद बचा हुआ थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो कि थ्योरी मतलब ज़्यादा कंटिन्यूस ना रहे। और बीच बीच में ऐसा भी होता था प्रैक्टिकल एक कर लिया 3 डेज में, तो उसके बाद 1 डे में कोई थ्योरी के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, लोग से रिलेटेड, डायरेक्टर जैसे कवर कर लिया, और बाकी फिर बाद में कर लूँगा कि जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो कवर रहे, जो स्कोरिंग वो है वेटेज चैप्टर। ओके। एंड नितिन जी, लाइक आपके जैसे इकोनॉमिक लॉज में भी 80+ आए हैं, वैसे तो यार एफआर में भी आया है, एसएफएम में भी आया है, बट अगेन आई हैव पिक्ड अप यू नो आईडीटी, क्योंकि ऑल इंडिया हाईएस्ट है। एंड अगेन वो टॉप 4 में एक इकोनॉमिक लॉज है, सो अगेन आई हैव पिक्ड अप इकोनॉमिक लॉज। तो इकोनॉमिक लॉज के अंदर भी अगर आप 2 मिनट में कुछ सजेशन देना चाहें बच्चों को कि व्हाट इज द यूनिक थिंग दे कैन डू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेन इकोनॉमिक लॉ का स्टडी मैट ही है। एक्चुअली हमें मतलब स्टडी मैट तो पढ़ना ही चाहिए, और मेन वही रखना चाहिए कि आईसीए का स्टडी मैट ही फोकस रहे हमारा मेन बुक पेपर में, और उसके ऊपर बाद में इंडेक्स, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर्स के लिए, क्योंकि एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे हेल्प करता है 4 आवर्स में कि केस स्टडी फाइंड करने के लिए। तो यही था मेरा कि मेजरली केस इंडेक्स बना के रखो, और जो केस स्टडी डाइजेस्ट करते भी उसका भी प्रॉपर एक इंडेक्स हो, ये मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि हाँ केस स्टडी किस टॉपिक से आई है। तो एक्चुअली थोड़ी बहुत केस स्टडी पढ़ के आइडिया मिल जाए कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। मेन तो एग्जैक्टली। फोकस यही था। और ये था कि जब मैं लॉ भी पढ़ता था, लॉ के 3 लॉ जो कॉमन थे, वो भी मैं ट्राई करता था कि इकोनॉमिक लॉ के स्टडी मैट से ही पढूं, कि वो टच में रहे, कि हाँ उसके आइडिया हो जाए कि उसके सारे कॉन्सेप्ट कहाँ पर है। ओके। एंड नितिन चलो यार ठीक है, 2 सब्जेक्ट का गाइड कर ही दिया, तो बाकी 2 सब्जेक्ट का भी गाइडेंस दे ही तो 2-2 मिनट में। लाइक एसएफएम के अंदर भी 92 मार्क्स आए, तो अगेन इन 2 मिनट्स व्हाट इज द डिफरेंट थिंग यू डिड? तो ठीक है, एसएफए में मेन फोकस यही था कि न्यूमेरिकल करूँ और साथ में थ्योरी पर भी फोकस करूँ, क्योंकि एक्चुअली थ्योरी अराउंड 20 मार्क्स की आती है, और आई थिंक स्कोरिंग बहुत है एसएफएम की थ्योरी, बिकॉज देर आर कॉमन क्वेश्चन कि जो मतलब सेम टू सेम आ जाते हैं, अराउंड 4 to 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, और अराउंड 4 to 5 मार्क्स आराम से मिल जाता है। तो मेरा मेन यही था कि एक दिन मैंने थ्योरी पे लगा लेता हूँ ढंग से, तो थ्योरी करने के बाद और प्रैक्टिकल के लिए यही था कि पास से पेपर्स करता रहूँ एंड स्टडी में टाइप का कंप्लीट वाइज। ओके। एंड एफआर? एफआर में भी बेसिकली सेम वही था एसएफएम की तरह, कि पेपर है थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल पेपर्स हैं, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफ़ी करनी है, तो मैंने ये ट्राई किया कि ऐसे स्टडी मेट के क्वेश्चन सारे सोल्व करूँ और इसमें मार्क करता चलो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे में स्टडी मेट में सब थ्योरी क्वेश्चन हैं मतलब जो थोड़े शायद इंपॉर्टेंट नहीं है बट प्रैक्टिकल है, तो एक्चुअली मैं यही था कि उन पर वेस्ट टाइम ना करूँ, अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ज़्यादा देखूँ और उन्हें बार बार सॉल्व करने की प्रैक्टिस। और एफआर में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऐसे पेपर थोड़ा लेंथी आता है एफआर का, तो इसलिए मैंने उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी कि इसका पेपर मैं अपने टाइम से कंप्लीट कर पाऊँ। ओके। एंड लास्टली माय लास्ट क्वेश्चन, 1.5 डेज का तो आपने पहले ही बता दिया कि आपने पहले से सब कुछ प्लानिंग हाँ। प्लॉटिंग कर रखी थी। 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलता है, आपने उसको कैसे यूटिलाइज करा? वाज इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स या फिर इट वाज द सेम फंडा? एक्चुअली मेन तो मेरा यही रहता था कि मैं फर्स्ट 15 मिनट्स में डिसाइड कर लूँ कि मुझे क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। एक्चुअली उससे ये होता था कि बाद में ना थोड़ी वो नहीं रहता था, टाइम वेस्ट नहीं होता था कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, उस टाइम थोड़ा माइंड भी ज़्यादा प्रेशर में रहता है, तो फर्स्ट 15 मिनट्स में थोड़ा जब पेपर में एडजस्ट भी करते हैं, तो उस टाइम ये हो जाता था कि मैं क्वेश्चन पेपर एक बार पूरा पढ़ लेता था, उसे डिसाइड कर लेता था, तो माइंड भी फिर थोड़ा वर्क करने लग जाता था हाँ कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है। और उसके बाद अगर 5 मिनट बचती थी, उसमें ट्राई करता था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा है कि कौन सा करना है जो सबसे अच्छा, तो उसे थोड़ा सोल्व करने की ट्राई करूँगी कि कैसे स्टार्ट करना है, उसके अंदर तो सोचना है प्रेजेंटेशन स्किल कैसे देनी है, उसके लिए फोकस करता था।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस नितिन दैट यू हैव गिवन। बाकी क्या प्लान्स हैं आपके आगे के? आई बिलीव अभी इंटरव्यूज की तैयारी चल रही होगी। हाँ, अभी इंटरव्यूज की तैयारी चल रही इंटरव्यूज की तैयारी चल रही है, ओके। सो ऑल दी वेरी बेस्ट नितिन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पे जो नॉलेज पॉइंट शेयर किए हैं, अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो बच्चों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, बहुत ज्यादा काम आएगा उनके। इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम। एनी लास्ट थिंग यू विल लाइक टू शेयर फ्रॉम योर एंड टू द स्टूडेंट्स? है। एक्चुअली मेन यही है कि एक तो कंसिस्टेंसी रखें लास्ट 4 to 5 मंथ्स। थोड़ा टाइम आएगा कि मतलब कि नर्वस भी होंगे कि लगेगा नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम थोड़ा फोकस करें और की प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करें, ओके। सो हाँ, थैंक यू नितिन। ये जो मोमेंट्स है ना यार, रैंक आ गया, सीए का एग्जाम क्लियर हो गया, मतलब आई मस्ट टेल यू दिस आर द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। यस, दोबारा कभी ये मोमेंट्स मिलेंगे नहीं। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूअर्स। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप बहुत सक्सेसफुल होंगे आगे की लाइफ में। थैंक्स। So all the very best everyone, and all the very best Nitin as well, and thank you for coming.